दोस्तों, भाग 3 में आप लोगों ने देखा था कि बाबा ने अपने प्रति श्रद्धा के पात्र बाबा जी ने अपना काला रूप काली रात में मुझ पर हावी कर लिया था, जिसे मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती। अब देखेंगे आगे। मुझे लग रहा था वो बाबा जी है ही नहीं, बाबा जी के भेष में छिपा कोई बहरूपिया था। कुछ देर में ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो अंधे हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद उन्हें अपने जिस्म से प्याज के छिलकों से अपने कपड़े नोचते देखा और वो मेरे खुले जिस्म को उसी तरह ललचाई नजरों से ताड़ रहे थे जैसे कोई आँखों वाला व्यक्ति। मेरा जिस्म असहाय बाबा जी की शैया पर था और मेरी इतने सालों की श्रद्धा विश्वास धाराशायी हो जमीन पर मेरे कपड़ों की तरह बिखरा पड़ा था और बाबा जी की तरह उनका घिनौना रूप, उनके घिनौने सच की तरह निर्वस्त्र मेरे सामने था। वो बाबा जी थे ही नहीं, हवस में अंधा एक जानवर था जो जानवरों की ही तरह मुझे नोच रहा था, क्योंकि वो इंसान कहलाने का हक भी नहीं रखता। अन्य दिन जो मेरे साथ होता उसे मैं अपना स्वप्न, अपना भरम समझती रही। उस दिन मेरे साथ हैवानियत हुई और मैं सिर्फ देखती रही, सहती रही, क्योंकि मेरा विरोध उनके डर के आगे बौना हो गया। क्या कर लेती विरोध करके? समझ गई थी, इज्जत तो पहले भी लुटा बैठी थी, अब शायद जान गवा बैठती, क्योंकि बाबाजी के सदन में हर समय हथियारबंद लोग पहरा देते रहते हैं। उस दिन अंजाम देखा एक मनुष्य को भगवान का दर्जा देने का। किस तरह वो मेरे नशे में होने का फायदा उठा रहे थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि मैं नशे में हूँ, पर नहीं, मैं तो होश में थी, खुद को बस लुटते देख रही थी। रात भर उन्होंने 2-3 बार मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। सुबह होने से पहले उन्होंने मुझे मेरे कपड़े पहनाए और अब उनके 2 सेवक आए और मुझे उठाकर मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर में लिटा दिया, ताकि मुझे यही लगे कि मैं रात भर से यहीं सोई हूँ। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था कि कैसे मैं अपने कमरे में वापस आ जाती थी। उस दिन से पहले तक थोड़ा बहुत मन में ये बात थी कि शायद वो सब बाबाजी नहीं कर सकते, पर अब मेरे जिस्म की तरह विश्वास भी लुटा पीटा दर्द से कराह रहा था। मन में क्रोध इतना था कि बाबा के सदन को आग लगाकर बाबा को उसमें जिंदा जला दूं, पर रात की तरह अब भी सिर्फ बेबसी के ही आंसू बहा सकती थी। मेरे पिता न जाने कितनी लड़कियों और औरतों की इज्जत बाबा के हाथों लुटवा चुके थे, पर उस दिन वे देखते कि उनके कर्मों की सजा उनकी बेटी भुगत रही थी, तो शायद वो सब करने से पहले उनकी रूह भी कांपती जो बाबा के पास कैद है। आखिर आस्तीन में सांप पालने का अंजाम तो उन्हें भी भोगना था। बाबा एक सांप है, सांप जिसने उसे पालने वाले सपेरे को ही डस डाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? मम्मी पापा कुछ भी सुनने तैयार नहीं। मैंने उन्हें बताना चाहा, पर उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बाबा नहीं, बाबा के भेष में छिपा कोई शैतान है, क्योंकि नैनसुख बाबाजी तो अंधे थे, हम सब अच्छे से जानते थे, पर ये देख भी सकता है, और यह कोई महात्मा नहीं, साधु के भेष में कोई पाखंडी है। पर उन्होंने मेरी बात को नादानी कहकर टाल दी। क्या कह रही हो सलोनी? हाँ भाभी, वो नैनसुख बाबा है ही नहीं, वरना हमारे नैनसुख बाबाजी ऐसे नहीं थे। हम तो उन्हें तब से जानते थे जब वो मंदिर के सामने बैठते थे, तब उनके पास दिव्य शक्ति नहीं थी। वो भी हमें स्नेह करते थे और हम भी, पर ये हवस में अंधा व्यक्ति नैनसुख बाबाजी नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की सच्चाई जानने की, पर कामयाब नहीं हो पाई। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे साथ नहीं, कहती वो फूट फूट कर रोने लगी। जब से मुझे उनकी असलियत पता चली है, मैं बहुत परेशान थी। छुट्टियां खत्म हुई तो शहर वापस चली गई। अब मैं वापस भी नहीं आना चाहती थी, पर एग्जाम हो गए तो आना पड़ा। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं शहर में डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा रेप हुआ है, बच्चा अबॉर्ट करवा दो, पर उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल है और ये पुलिस केस है, पहले रेप की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, उसके बाद माता पिता को साथ में लाना पड़ेगा, तब तक अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब क्या करूं?
अगर मैंने घर पर बताया तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना साहस है कि बाबा के खिलाफ कुछ बोलें। उल्टा मुझे ही दोषी साबित कर देंगे। अभी मैंने किसी को नहीं बताया, पर बताना तो पड़ेगा, और उसके बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। मन बहुत भारी हो रहा था। लग रहा था अगर मैं किसी के सामने दिल हल्का नहीं करूंगी तो घुटकर मर जाऊंगी। इसलिए मैंने चक्षु को सच बताने का फैसला किया। शायद मुझे इसे पहले बता देना चाहिए था, पर अब तो किसी से भी नहीं छिपेगा। चक्षु और वृंदा ने सच सुना तो कुछ देर के लिए वे दोनों भी शून्य हो गए। सलोनी जिस दर्द से गुजर रही है वो सचमुच बहुत बड़ा है। वृंदा उसके कंधे पर हाथ रखती है। तुम असल बात अपने मम्मी पापा को बता दो, वो अपनी बेटी का साथ जरूर देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा साथ देंगे। एक बार उन्हें सब कुछ बता दो। इतनी बड़ी बात हो गई है, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। बाबा ने मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ था। पर तुम्हारा परिवार खुद ही बाबा के गिरफ्त में है। वैसे तुम चाहो तो हमारे साथ पुलिस के पास भी चल सकती हो, क्योंकि उन पर पहले ही केस चल रहा है। तुम भी कंप्लेन कर 2 और गवाह बन जाओ तो उनको सजा से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ मत करना। आपने वादा किया है कि किसी को नहीं बताओगी। सलोनी ने इनकार किया। पर सलोनी, ऐसे तो बाबाजी का काला चिट्ठा कभी खुलेगा ही नहीं, और ना जाने कितनी लड़कियां उसका शिकार होती रहेंगी। अभी कुछ नहीं करना। मैं एक बार मम्मी पापा से बात करती हूँ, वो क्या कहते हैं। अगर इस बार भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, जैसे तुम्हें उचित लगे, वृंदा बोली। थोड़ी देर बाद सलोनी वहाँ से चली गई। उसका मन बहुत भारी हो रखा था, जिसे हल्का करने वह चक्षु के पास आई थी। माता पिता जब अपने बच्चों की बातों को सुनना बंद कर उन्हें इग्नोर करने लगते हैं तो बच्चे खुद को परिवार से कटा महसूस करने लगते हैं, और फिर अपनों से अधिक बाहर वाले उन्हें अपने हमदर्द लगने लगते हैं। किरतदास बाबा के मोहजाल में इस तरह फंसा था कि अपनी बेटी की बातों पर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। पर जब उसे पता चलेगा कि सलोनी प्रेग्नेंट है तो वे चाहकर भी इस बात को छिपा नहीं पाएंगे। फिर उनका अगला कदम क्या होगा? वृंदा सोच में थी। क्या करे? क्या वो पंकज से बात करे या नहीं? बाबा के पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए ही शायद सलोनी के रूप में एक हथियार बाबा के खिलाफ मिल गया। बस किसी तरह अगर वो सलोनी को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई तो बाबा का भंडा फूटने में समय नहीं लगेगा। पर इसके लिए सलोनी को अपनी तरफ करना होगा। अगले दिन चक्षु बेहद घबराई हुई वृंदा के पास आई। वो सीधा अंदर ही आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट देख वृंदा भी घबरा गई। क्या हुआ चक्षु? उसने उसे पूछा। भाभी समझ नहीं आ रहा, क्या बताओ? कल शाम को जब सलोनी यहाँ से गई तो कहकर गई थी कि वो सच्चाई अपने घर वालों को बताएगी। मैंने उसे सुबह कॉल किया कि क्या उसने बता दिया, पर उसने कहा वो अभी बता नहीं पाई है। मैंने उसे हिम्मत बंधाई और कहा कि इस मामले में ज्यादा देर मत कर, कहीं ज्यादा देर हो गई तो अबॉर्शन में भी दिक्कत आएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो अपने मम्मी पापा से बात करे। और वह राजी भी हो गई थी, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके घर चली गई। कहकर चक्षु थोड़ी देर चुप हो गई। रह रहकर घबराहट और टेंशन उसके दिलो दिमाग पर सवार हो रही थी। तो वृंदा उसके लिए पानी ले आई। लो पानी पियो, फिर आराम से बताओ। चक्षु ने पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी गई। अब बताओ क्या हुआ उसके बाद? मैं उसके घर गई। दरवाजा खुला होने के कारण सीधा अंदर चली गई। मैं अक्सर वहाँ जाती रहती थी तो सीधा सलोनी के कमरे की तरफ चली गई। अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अंकल आंटी भी नहीं थे। मुझे हैरानी हुई कि सलोनी ने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की थी, अब कहाँ चली गई? उसका फोन और घड़ी कमरे में ही पड़े थे, पर कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। बेडशीट बिखरी हुई थी, कमरे का सामान भी बिखरा हुआ था। मैंने थोड़ी देर उसके आने का इंतजार किया। जब वो नहीं आई तो वापस आने लगी। बाहर आई देखा अंकल आंटी हॉल की एक तरफ बने स्टोर से निकल रहे थे। मुझे देख दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तुम कब आई?
मुझे देख आंटी ने ऐसे हैरानी जताई जैसे मैंने उन्हें चोरी करते पकड़ लिया हो। आंटी, सलोनी ने मुझे मिलने बुलाया था, उसको बुला दीजिए। पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उनसे कहा, कब बुलाया सलोनी ने? आंटी ने मुझसे पूछा। सुबह के समय मेरी उससे बात हुई थी। सुबह? हाँ। कहाँ है सलोनी? मेरे इस सवाल पर आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। साफ लग रहा था कि वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, तो अंकल की तरफ देखने लगी। वो तो अपने मामा के घर ब्याह में शामिल होने गई है। वो आज चली गई, कल परसों हम चले जाएंगे। अंकल ने हड़बड़ाहट में कहा। पर सलोनी ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, भूल गई होगी। ऐसे कैसे जा सकती है? उसका फोन और घड़ी भी यही पड़े हैं। भूल गई होगी, हम ले जाएंगे। अंकल ही जवाब दे रहे थे। भाभी, मैं ना उनके जवाब से संतुष्ट थी और ना वहाँ के हालात देखकर। मैंने उन्हें बहुत पूछना चाहा, पर उन्होंने मुझे टाल दिया। इस हालत में सलोनी मामा के घर क्यों जाएगी? और वो सच्चाई अपने मम्मी पापा को भी बताने वाली थी। हाँ, गड़बड़ ही लग रही है। वृंदा ने शक जताया। कहीं उन्होंने सलोनी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? पता नहीं भाभी, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत खतरनाक बात है। ना जाने सलोनी के साथ क्या किया, कहती वह। फूट फूट कर रोने लगी। वो लोग बाबा का पाप छुपाने कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है बाबा ने ही उन्हें मजबूर कर दिया हो। बोलते हुए वृंदा की आवाज भी कांपने लगी। कहीं उन लोगों ने सलोनी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? इस आशंका ने उसे भी भयभीत कर दिया था। भाभी, अब हमें क्या करना चाहिए? वह सुबकती हुई बोली। तेरे भैया से अब ये बात बतानी जरूरी हो गई है। भैया क्या करेंगे? और नीरव भी यहाँ नहीं है। वही बात तेरे भैया से करनी पड़ेगी। ये नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं अब तक सलोनी की वजह से चुप थी, पर अगर उन लोगों ने सलोनी को गायब कर दिया तो बाबा के खिलाफ जो सबूत हैं, वो भी उसके साथ ही चला जाएगा और बाबा ऐसे आजाद घूमता रहेगा। उसको उसके किए की सजा तो दिलवानी है, साथ ही सलोनी कहाँ है, कैसी है, वो भी पता करना पड़ेगा। मुझे डर है कहीं सलोनी को। नहीं भाभी, ऐसा मत बोलो। सलोनी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करने वाले को सजा मिलेगी, कानून से, भगवान से। पर उस बेचारी का क्या कसूर? उसके किस गुनाह की सजा मिली कि उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो गई? कहती वह फफक पड़ी तो वृंदा उसे बाहरी मन से ढाढ़स बंधा तो रही थी, पर डरा हुआ तो उसका मन भी है। सलोनी चक्षु की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे दुख ना हो, वो उसे हिम्मत तो बंधा रही थी। पर मन में ये शंका बलवती हो रही थी कि सलोनी का सच पता चलने पर उसके घर वालों ने जरूर उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। वृंदा और चक्षु की शंका सही भी साबित हुई। सुबह सुबह खबर मिली कि किरतदास की बेटी को बगीचे में घूमते समय सांप ने डस लिया और सांप के जहर से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कमल ने ये खबर वृंदा को सुनाई तो जैसे वृंदा को झटका लगा, वह धम से जमीन पर बैठ गई। आखिर उनका डर सच साबित हो गया। उन लोगों ने अपना पाप छिपाने एक मासूम की बलि ले ली। वृंदा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन पहले जिस सलोनी से उसने बात की वह इस दुनिया में नहीं रही। काफी देर वह यूं ही सुन्न सी बैठी रही। फिर चक्षु का ध्यान आया, उसकी तो वो बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता चलेगा तो ना जाने उसकी क्या हालत हो रही होगी, कैसे वह इस सदमे को बर्दाश्त करेगी। पर पता चल तो गया होगा। वो अभी तक यहाँ आई क्यों नहीं? बहुत दुखी होगी, शायद इसलिए उसे ही उसके घर जाना चाहिए। सोचकर वो दौड़ती उसके घर गई। देखा तो चक्षु की रो रोकर आंखें सूज गई थी, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वृंदा को देखा तो उसके गले लगकर दहाड़े मार रोने लगी। भाभी, सलोनी मेरी सहेली, वो बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। चक्षु को सब्र ही नहीं आ रहा था। दिल मजबूत कर, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मुझे कल ही शक हो गया था। बाबा का पाप छुपाने आखिर मार ही दिया उन्होंने सलोनी को, सांप का बहाना लगाकर। वृंदा के भी आंसू बंद नहीं हो रहे थे। भाभी, मैं तो उसको आखिरी बार भी नहीं देख पाई। मेरे जाने तक उन्होंने उसका संस्कार भी कर दिया। क्या? वृंदा सुनकर चौंक गई। हाँ, सुनकर वृंदा स्तब्ध हो गई।
सलोनी को सांप ने डस लिया कहकर ना जाने उसको खुद ही जहर देकर मार दिया हो। पुलिस केस ना बने इसलिए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वृंदा ने सुना तो अवाक थी। किरतदास और बाबा एक मासूम लड़की को मारकर अपने कृत्य से बच नहीं सकते, वो उन्हें सजा दिलवाकर रहेगी। मन में अत्यधिक रोष उत्पन्न हो रहा था। पंकज को फोन किया और उसे सारी बात बता दी तो उसने वृंदा को वीडियो के पास जाने की बात कही। वृंदा बाऊजी के साथ वीडियो के पास गई और उसे सब बात विस्तार से बता दी। वीडियो को भी सब बात समझ आ गई थी तो तुरंत ही पुलिस लेकर किरतदास के घर पर पहुंचा, पर उसे देख लगा वह तो इस सब के लिए पहले ही तैयार था। उसने सच्चे झूठे 10 गवाह खड़े कर दिए कि सलोनी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। एक को तो प्रत्यक्षदर्शी भी बना दिया कि उसने खुद सलोनी को बगीचे में जाते देखा और सांप भी देखा। पुलिस भी मामूली पूछताछ के बाद बैरंग लौट गई। वीडियो भी सिर्फ मुंह देखता रह गया क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा और किरतदास को क्या कभी उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी? वृंदा ने पूछा तो वीडियो ने एक गहरी सांस ली। शायद तुमने देर कर दी। कल ही पंकज या मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी तो शायद सलोनी जिंदा होती और बाबा जेल में, पर अब सबूत सलोनी के साथ ही चला गया। वीडियो भी इस सबसे निराश था तो सुर धीमा और निराशा वाला था। अब आगे क्या करें? वैसे तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर अगर चक्षु गवाही दे तो शायद कोई बात बने, पर बाबा का खौफ इतना है कि मुझे नहीं लगता वो गवाह बनेगी। वीडियो ने चक्षु को गवाह बनाने पर संदेह जताया। मैं उसे तैयार करूंगी गवाह बनने। ऐसा कर सकती हो तो कोशिश करो, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वीडियो ने वृंदा को चक्षु को गवाह बनाने को कहा क्योंकि वो सलोनी की सहेली थी, उसके साथ रहती थी तो उसका बयान मायने रखता है। चक्षु से बात करने वृंदा उसके घर आई, पर वह ये कहकर मुकर गई कि सलोनी तो वापस नहीं आएगी, तो अब ये सब करके क्या फायदा। उसके बदले व्यवहार से वृंदा हैरान रह गई। क्या तू नहीं चाहती कि सलोनी के गुनहगार को सजा मिले, जब मैं इतनी दुखी हूँ उसके लिए? तेरी तो वो बचपन की सहेली है। जो भी उसके गुनहगार हैं, वे खुले घूम रहे हैं। उन्होंने एक हंसती खेलती जिंदगी ली। उसकी सजा तो उन्हें दिलानी पड़ेगी। चाहती हूँ भाभी, पर उससे क्या होगा? सलोनी वापस तो नहीं आ जाएगी। ये तो कैसी बातें कर रही है? वृंदा ने उसे झकझोरा तो वो रोने लगी। उसका रोना सुन उसकी माँ कमरे में आ गई। वृंदा बहू जाओ, अपने घर जाओ। चक्षु पहले ही बहुत दुखी है। अब इस बारे में इससे बात करने की जरूरत नहीं। इसे कुछ नहीं पता और आइंदा इस मामले में बात करने भी हमारे घर मत आना। मैं नहीं चाहती कि जैसे सलोनी को बाबाजी पर झूठा इल्जाम लगाने की सज मिली, चक्षु को भी मिले। वृंदा ने सुना तो हैरान रह गई। चाची जी, झूठा इल्जाम नहीं है, यही सच है। सच ये है कि बाबाजी पर सारे गांव के साथ हमारी भी आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। उन पर कोई भी इल्जाम हमें बर्दाश्त नहीं। रही बात सलोनी की, ना जाने कहाँ मुंह काला करवा कर आई होगी और बचने के लिए इल्जाम बाबाजी पर लगा रही थी। तभी उसको उसके कर्मों की सजा मिली। उनकी बातें सुनकर वृंदा हतप्रभ रह गई। कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि इन लोगों को समझाना व्यर्थ है। ना चक्षु कुछ बोलने को तैयार थी, ना उसकी माँ। तो वो वहाँ से वापस आई और बाऊजी को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने सच्चाई बताई। यहाँ बाबा का इतना खौफ है कि कोई भी जुबान नहीं खोलेगा। क्या पता उन लोगों को धमकाकर चुप करा दिया गया हो, इसलिए उनसे ये उम्मीद मत रखो कि वे मुंह खोलेंगे। चक्षु को तो उसके घर वालों ने डरा धमकाकर चुप करा दिया, पर वृंदा को चैन नहीं था। बार बार सलोनी का चेहरा आँखों के सामने घूमने लगता। जब तक बाबा ऐसे खुलेआम घूमता रहेगा, उसका मन उसे कचोटता रहेगा। शायद उसे सलोनी की बात नहीं माननी चाहिए थी। उसी दिन पुलिस के पास चली जाती तो शायद सलोनी जिंदा होती। जब मन ज्यादा अशांत हुआ तो आखिर एक दिन वह वीडियो ऑफिस पहुंच गई, क्योंकि एक वही है इस गांव में जिसे बाबा की असलियत भी पता है और वही उसे मदद भी कर सकते हैं। उनके ऑफिस में आई तो देखा उनके साथ एक 2-3 साल का बच्चा था। नमस्ते सर। वृंदा ने उन्हें प्रणाम किया। आओ वृंदा, वे बोले और उन्होंने एक आदमी को आवाज दी तो वह बच्चे को बाहर ले गया। किसका बच्चा है ये? वृंदा ने पूछा। जी मेरा ही है। आप शादीशुदा हैं?
पर आपकी पत्नी तो मैंने देखी नहीं कभी। वृंदा ने हैरानी से पूछा। जी, शादीशुदा हूँ पर पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। ओह सॉरी। वृंदा ने सुना तो अफसोस जताया। फिर बच्चे को कौन संभालता है? ये माँ पापा के पास शहर में रहता है, आजकल यहाँ आया हुआ है, उन्होंने बताया। कैसे हुआ ये सब? डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने वृंदा के आने का कारण पूछा। सर मन बहुत बेचैन है, सोच रही हूँ ऐसा क्या करूँ कि सलोनी के गुनहगारों को सजा मिल सके। फिलहाल तो हम देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम भी कुछ दिन शांत रहो। हो सकता है कि रद्दास और बाबा की नजरों में तुम भी चढ़ जाओ। अभी न पंकज यहाँ है और न नीरव, तो और अधिक खतरे की बात है। मैंने नीरव से बात की थी, उसका 1-2 दिन बाद कैंप खत्म होने वाला है, वो आ जाएगा। वो आ जाए फिर कुछ सोचते हैं। तुम भी तब तक घर पर ही रहा करो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, अपनी बेटी को मारते जिनके हाथ नहीं कांपे, किसी और के विषय में कैसे कुछ सोच सकते हैं। वीडियो ने भी वृंदा को फिलहाल चुप रहने की हिदायत दी, क्योंकि बिना सबूतों के वो बाबा के खिलाफ नहीं लड़ सकते। किरत दास की नजरों में वृंदा पहले ही चढ़ी हुई थी। अब उसे डर था कि कहीं वृंदा चक्षु को गवाह के रूप में न तैयार कर ले। वैसे तो उन्होंने उसके माँ बाप को बाबा का डर दिखाकर चुप करा रखा है, पर कितने दिन, इसलिए उन पर दबाव डालकर उन्होंने चक्षु को वापस शहर भेज दिया। अब वृंदा फिर से अकेली हो गई। कुछ दिन बाद नीरव भी कैंप से वापस आ गया। उसके आने से धीरे धीरे जिंदगी फिर से पहले जैसे पटरी पर आ गई, क्योंकि उसके रहते उसका काम बढ़ जाता है और उसका डर इतना छाया रहता है कि वह एक पैर पर खड़ी रहती है कि वह किसी बात पर नाराज ना हो जाए। वृंदा फिर से घर गृहस्थी में व्यस्त हो सलोनी को भुलाने की कोशिश करने लगी। एक दिन वह पंकज से फोन पर बात कर रही थी तो पंकज ने उससे पूछा कि तुम बता रही थी कि सलोनी ने शहर में ही अपना चेकअप करवाया था, हाँ पर क्यों पूछ रहे हैं? अगर सलोनी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट हाथ लग जाए तो कुछ बात बन सकती है, पर यह कैसे संभव है? देखता हूँ कोशिश करके। उस दिन बात करने के बाद पंकज ने सभी हॉस्पिटल में जाकर पता करने की कोशिश की कि सलोनी ने कहाँ अपना चेकअप करवाया था, और एक दिन उसने खबर दी, मैं अगले हफ्ते छुट्टी आ रहा हूँ, साथ में बाबा के खिलाफ सॉलिड सबूत लेकर। वृंदा ने सुना तो इस दोहरी खुशी से वो फूली नहीं समा रही थी। पंकज पूरे 2 महीने बाद वापस आ रहा था। देखता हूँ कोशिश करके। उस दिन बात करने के बाद पंकज ने सभी हॉस्पिटल्स में जाकर पता करने की कोशिश की कि सलोनी ने कहाँ अपना चेकअप करवाया था, और एक दिन उसने वृंदा को खबर दी, मैं अगले हफ्ते छुट्टी आ रहा हूँ, साथ में बाबा के खिलाफ सॉलिड सबूत लेकर। वृंदा ने सुना तो इस दोहरी खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। पंकज पूरे 2 महीने बाद वापस आ रहा था। इस खबर को सुनकर मन का मयूर नाच उठा। इतने दिन से पंकज से दूरी, उसके बाद सलोनी वाला केस जिसकी वजह से वो कई दिन ठीक से सो नहीं पाई, फिर चक्षु का यूं मैदान छोड़कर चले जाना, जबकि सलोनी उसकी कुछ नहीं थी, फिर भी उसका मन इतना बेचैन रहा। फिर बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी चक्षु का घर वालों की डांट डपट के आगे झुक जाना उसे अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद बाबा का गुनाहगार होकर भी यूं खुलेआम घूमता देखना, इस सब की वजह से मन में नैराश्य की भावना ने अपनी जगह बना ली थी। पंकज के आने की खबर से उसमें जैसे नवजीवन आ गया। उसके विरह के पतझड़ के मौसम सरीखे दिनों में ये खबर बसंत के आगमन की खुशी के समान थे। अभी मात्र 2-2.5 महीने ही हुए हैं दोनों की शादी को, जिसमें वे दोनों कुछ दिन ही तो साथ रहे थे, पर वे दिन बसंती से रंगीन और शामें सुरमई और खूबसूरत थी। दोनों की अरेंज मैरिज और शादी के पहले दोनों की बातचीत ना के बराबर थी। दोनों एक दूसरे के लिए बेशक अपरिचित थे, पर उसके बाद पंकज के प्यार और उसके केयरिंग नेचर ने जहां वृंदा के मन में प्यार जगाया, वही वृंदा की मासूमियत पर पंकज पहली नजर में ही दिल हार बैठा था। पर अपने प्यार को जताने में उसने कोई उतावलापन नहीं दिखाया, और उसके बाद उसने वृंदा के मन में भी अपने लिए प्यार की भावनाएं तो जगा ही दी थी। अपनी इस खुशी को वृंदा समा नहीं पा रही थी। उसके आने की खबर से ही मन में मीठी गुदगुदी होने लगी। शाम का समय था, बाऊजी अभी दुकान से लौटे थे। कमल बाहर बैठा था तो बच्चों जैसी दौड़ती बाहर आ गई। कमल, कमल,
उसको आवाजें देती बाहर आई। जी भाभी, एक अच्छी वाली खबर सुनाऊंगी, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। हाँ भाभी, सुनाओ, मुझे भी पता चले कि मेरी भाभी आज इतनी खुश क्यों है। अगले हफ्ते तुम्हारे भैया आने वाले हैं, वह मुस्कुराती बोली। उसके चेहरे की खुशी देख कमल भी मुस्कुरा दिया। क्या, भैया आ रहे हैं? कमल कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता। उसी समय नीरव भी बाहर से आया। उसने सुना तो एकदम से मुंह से निकला तो उसे देख वृंदा झेप गई। बस गर्दन हाँ में हिलाई, क्योंकि वृंदा उसके सामने कभी नहीं बोलती। और जिस दिन नीरव ने उसे अखाड़े में आने पर डांटा था, उसके बाद बाऊजी के उसे डांटने के बाद वह भी उससे बात नहीं करता था। आज पहली बार है कि उसने वृंदा से कुछ पूछा है, वरना अगर कुछ पूछना भी होता तो कमल से कहकर पूछवाता। यदि कमल ना होता तो बिना कुछ बोले चला जाता, पर पंकज के आने की खुशी उसे भी थी तो जोश में पूछ लिया। और अब वह भी उन लोगों के साथ बाहर कुर्सी में ही बैठ गया। पापा, सुना आपने भैया घर आ रहे हैं? कमल बाऊजी से बोला। हाँ, सुन लिया। बहू कब बात की पंकज से? उन्होंने वृंदा से पूछा। बोलते हुए चेहरे पर खुशी के भाव थे। जी बाऊजी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अगले हफ्ते आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। 2 महीने हो गए हैं उसको गए। उसके गए पीछे जैसे घर की रौनक चली जाती है। वे भी वहाँ पर बिछी खाट में बैठते बोले। और एक और खुशी की बात है। क्या? कह रहे थे कि उन्हें बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है। अब उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। क्या? ये सुनकर वे तीनों चौंक गए। हाँ, ऐसा क्या मिला होगा भैया को? नीरव ने पूछा। पता नहीं, कह रहे थे फोन पर नहीं बता सकता, आने पर ही बताएंगे। अगर भैया कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई ठोस सबूत मिला होगा, है ना पापा? हाँ, लगता तो है। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। मुझे तो भैया ने रोक रखा है, वरना उस बाबा और किरतदास को मैं सदन समेत वहाँ से उखाड़ फेंकूं। पता नहीं हमारे गांव के लोगों को कब अक्ल आएगी। जो अपनों के सगे ना हुए, बाहरी लोगों के क्या होंगे। पर इन्हें अपनों से ज्यादा बाबा पर विश्वास है। इन लोगों को कभी अक्ल नहीं आएगी। जब हमारे पड़ोसी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए तो और क्या करेंगे। डरा धमका कर चक्षु को चुप कराकर शहर वापस न भेजा होता तो कुछ तो कार्यवाही होती उसके खिलाफ। पर किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। डरपोक है सब के सब। बाबा के नाराज होने के डर से चुप रहते हैं। वीडियो बाबू कह रहे थे कि अगर बाबा को सजा दिलानी है तो उनसे 4 कदम आगे जाकर सोचना पड़ेगा और उसको उसके ही जाल में फंसाना पड़ेगा। इस बार भैया आ जाए तो ऐसा जाल बुनेंगे कि बाबा उसमें जरूर फंसेगा और उसका डेरा तो यहाँ से उठकर रहेगा। हाँ, पर तब तक तू शांत रह। बहू चलो खाना लगा दो। जी बाऊजी, कहकर वृंदा किचन में गई और सबके लिए खाना लगाकर परोसती है और सब खाना खाने लगे। पंकज के आने की खबर से सभी खुश हैं और वृंदा की खुशी तो सिमट नहीं रही। सोने आई तो हमेशा पलंग का सुनापन उसे पंकज की कमी का एहसास कराता था। आज तो उसके लौटने की खुशी में जिसमें मीठी झुरझुरी दौड़ जाती है और खुद ही मुस्कुराने लगती है। अगले 5-6 दिन तो वृंदा के बस पंकज के इंतजार की खुशी में ही बीत गए। जिस दिन उसने आना था उसके पहले दिन दोनों को ही नींद ना थी। उसने वृंदा को रात में कॉल किया। हेलो, वृंदा बोली। मेरी जान कैसी हो? बोलते हुए उसकी आवाज मधोशी से भरी हुई थी। बस एक रात की दूरी उनके बीच है। अगले दिन की मिलन की बेताबी अब चरम पर थी। जो खुमारीबन पंकज की आवाज से झलक रही थी। जैसी छोड़ कर गए थे वैसी ही हूँ और कैसी होंगी। वृंदा ने वैसा ही जवाब दिया। सच में क्या? मैं तो अपने प्यार के निशान छोड़कर आया था। अभी भी है क्या? सच बताओ, उन्हें देख मेरी याद आती थी कि नहीं? मैं तो हर दिन देखता रहता था जब तक वो मिट नहीं गए। धत, फोन पर ऐसी बेशर्मी भरी बातें करते हैं क्या? वृंदा शर्मा गई। बेशर्मी नहीं, इसे प्रेम भरी बातें कहते हैं पगली। हम पति पत्नी हैं, ऐसी बातें नहीं करेंगे तो कैसी करेंगे? मेरी तो खुशी के मारे आज की रात नींद भी उड़ी हुई है। लग रहा है आज ही उड़कर आ जाऊं और तुम्हें आगोश में भर लूं। उसकी बातें प्यार भरी थी, जो मिलन की आस में और अधिक परवान चढ़ रही थी। अच्छा वृंदा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ सूट और साड़ियाँ और कुछ मेकअप का सामान खरीदा है।
इसके अलावा कुछ चाहिए तो बता सकती हो, मैं आते हुए ले आऊंगा। ना, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो आपको ठीक लगे ले आना। वृंदा बोली तो वो फिर से उससे मीठी मोहब्बत भरी बातें करने लगा। जब नींद आने लगी तो बोला, ओके वृंदा, गुड नाइट, आज सो जाओ चैन से, कल से सोने नहीं दूंगा, और आई लव यू। वह फोन पर ही उसे किस करता बोला, आई लव यू टू। वृंदा के चेहरे पर खुशी और होठों पर लंबी मुस्कान थी। रात तो आंखों आंखों में ही गुजर गई और सुबह पंकज की आने की खुशी में वो जल्दी उठ गई। उसने सुबह फोन कर दिया था कि वो ट्रेन में बैठ गया है, पर कल से बहुत बारिश हो रही थी। उसने कहा कि शाम तक पहुंच जाएगा। वृंदा ने काम आज दोगुने उत्साह से किया। उसकी मनपसंद की साड़ी पहनी। उसे उसका मेकअप किया हुआ रूप अच्छा लगता है तो वो पूरे प्रॉपर वे तैयार थी। अपने घर से मिली बेड शीट जो लाल रंग के फूलों से कढ़ी थी वो बेड में बिछा दी। दोपहर में फोन किया कि कहाँ पहुँचे तो उसने बताया कि बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन रुक गई है, तो वो अब बस से आ रहा है। घंटा 2 घंटा लेट हो सकता है। पर शाम वृंदा के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर नहीं आने वाली थी। शाम के समय नीरव के फोन में एक कॉल आया और वो बाबूजी को कुछ बोलकर बाहर चला गया। वृंदा ने बाबूजी का सफेद पड़ा चेहरा देखा। कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई बाबूजी। वृंदा ने हिम्मत करके पूछा पर वे कुछ ना बोले। देवर जी कहाँ गए इतने जल्दी में? वृंदा पूछती रही पर बाबूजी कुछ नहीं बोले। बोलिए ना बाबूजी। वृंदा पूछ ही रही थी कि नीरव वापस आया और बिना कुछ बोले बाबूजी को बाइक में बिठाकर लेकर चला गया। उनके ऐसे व्यवहार से वृंदा को कुछ गलत की आशंका होने लगी। साफ लग रहा था वे उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसने कमल से पूछना चाहा पर उसने भी टालना चाहा, पर वह रुआसा हो रहा था। आखिर उसने कमल को अपनी कसम दे पूछा तो वो फफक पड़ा, जिससे वृंदा अनहोनी के डर से भयभीत हो गई। भाभी वो भैया कहकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, जिससे वृंदा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या भैया? भैया क्या हुआ? तुम्हारे भैया ठीक तो है? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। सांस हलक में अटकी हुई थी कि नजर दरवाजे से अंदर आते अपने मम्मी पापा पर पड़ी तो अज्ञात भय ने और भयंकर तरीके से अपनी जकड़ में ले लिया। शरीर में कंपकंपी छूटने लगी। ये लोग इस समय क्यों आए? वह उनसे पूछने जाने के बजाय दिल को थामकर कमल को दोनों कंधों से पकड़कर झकझोरती है। बोल बोल कमल, वह चिल्लाई। भैया बस से आ रहे थे, पुल टूटने से बस नदी में गिर गई, सभी यात्री बह गए। वृंदा ने सुना तो जैसे दिमाग में 1000 टन से वजनी बड़े बड़े पत्थर धड़ धड़ाकर गिरे हों। पंकज का चेहरा आँखों के सामने घूम गया। नहीं, एक जोर की चीख के साथ वृंदा अचेत हो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। उसके मम्मी पापा को खबर मिल गई थी तो वो भी आ गए थे। वृंदा को गिरते देखा तो उसके पिता ने भागकर उसे गोद में उठा उसके गालों पर थपथपाया, पर वृंदा के दांत भींच गए। वह तो जैसे किसी अन्य लोक में चली गई। कमल जा जल्दी, पानी लेकर आ। उसके पिता कमल से बोले। कमल पानी लेकर आया। उसके पिता ने उसके चेहरे पर छींटे मारे पर वृंदा को होश में न ला पाए तो माँ बैठकर माथा पीटकर दहाड़े मार रोने लगी। पिता भी रोना ना रोक पाए। रोए भी क्यों ना, अभी तो बेटी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और इतना बड़ा अनर्थ। किसी भी माँ बाप के कंधों पर जवान बेटी के वैधव्य से बड़ा कोई बोझ नहीं हो सकता, तो पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। कितने अरमानों से इस घर में बेटी ब्याही थी और अब क्या? पंकज जैसा दामाद पाकर खुद के भाग्य पर इतरा रहे थे, वही अब खुद को और अपने भाग्य को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे आंगन गांव के लोगों और रिश्तेदारों से भरना शुरू हो गया। इस खबर से गांव में मातम पसर गया। जो भी सुनता यहाँ आने से कदम रोक ना पाता। खबर भी मामूली ना थी। गांव का जवान बेटा गया था। थोड़ी देर बाद नीरव और बाऊजी भी लौट आए। उस जगह पर जाकर आए जहाँ पुल टूट गया, पर जाकर निराशा हाथ लगी। बाऊजी ने तो गम में मौन साध लिया है। पहले ही पत्नी के जाने के गम से किसी तरह उबर गए थे, पर पंकज का गम छाती पर बड़े पत्थर सा भारी है जो उनके बूढ़े शरीर सह नहीं पा रहे। बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी कितनी भारी होती है। कोई उनसे पूछे कि इस गम से सीना फटने को हो रहा था। धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हुई।
सभी इस परिवार के गम में शामिल होने आए थे। इस घर पर दुअखों पहाड़ जो टूट पड़ा था। अचानक नदी में आई तेज बाढ़ ने पुल के साथ पूरी बस को लील लिया था। 2 दिन तक पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाकर खोजबीन हुई। जो भी लोग मिलते उनके शव ही मिलते। बस के 40 यात्रियों में से सिर्फ 10 के ही शव पुलिस बरामद कर पाई। बाकियों को नदी की धारा शरीर समेत लील गई, क्योंकि बाकियों के तो शव भी ना मिले। इस दुख से सभी दुखी है, पर वृंदा का तो संसार ही उजड़ गया। दुख से बिस्तर पकड़ लिया, कुछ बोलती ही नहीं है। कोई कुछ पूछे तो बस आंसू बहाने लगती है। हफ्ते दिन बाद पुलिस ने बस में सवार सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया, तो पंकज के घर वालों ने भी सांकेतिक रूप से उसका अंतिम संस्कार कर अंतिम रस्में निभा दी। 2 महीने पहले ही लाल जोड़े में ब्याह कराई वृंदा ने सफेद रंग पहन लिया। हाथ की चूड़ियाँ, मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी के साथ श्रृंगार भी पंकज के साथ चला गया। हंसते खेलते घर में अब सिर्फ मातम पसरा है। एक इंसान के जाने से कितनी जिंदगियां बेनूर और बेरंग हो जाती हैं। कोई इस परिवार से पूछे, कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। यंत्रवत सब चल रहा है, पर जिंदगी है, रुकती नहीं, इसलिए एक बोझ की तरह से इसे ढो रहे हैं। पंकज चला गया, पर अब वृंदा का क्या? वह इस घर में कैसे रहेगी? सबको इसकी चिंता थी, और सबसे ज्यादा चिंता उसके माता पिता को थी। घर में कोई औरत भी नहीं। विधवा बेटी को किस सहारे छोड़े, तो उसे अपने साथ वापस ले जाने का सोच कर आ जाते हैं। वृंदा ने अभी मुश्किल से 20 बसंत भी ना देखे। चेहरे की मासूमियत अभी छूटी भी नहीं। पहाड़ सी जिंदगी वैधव्य में नहीं कट सकती, तो उसे वापस ले जाने की इजाजत मांगते हैं। समधी जी, हम वृंदा को वापस ले जाना चाहते हैं। वे धीरे से बोले। क्या कह रहे हैं समधी जी? बेटा तो चला ही गया, बहू भी चली गई, तो हम? बोलते हुए आँखों से आंसुओं की धार बह निकली। वृंदा यहाँ क्या करेगी? उसके भविष्य का भी तो सोचना है। अभी बच्ची ही तो है वो, सारी उम्र तो ऐसे नहीं गुजरेगी, और वो पहले भी आगे पढ़ना चाहती थी। हम उसे ले जाना चाहते हैं, उसे आगे पढ़ाएंगे ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब वो आपकी बेटी नहीं, हमारी बहू है। अचानक पंकज के चाचा जी बोल पड़े। बेटा तो रहा नहीं तो? वृंदा के पापा ने बोलना चाहा। अपने रिवाज से आप भी अनभिज्ञ तो नहीं हैं। वृंदा अब आपकी बेटी से अधिक हमारी बहू है, और हम सोचेंगे कि उसके भविष्य का क्या करना है। हमारे में बहू को मायके भेजने का रिवाज नहीं है। उनकी इस बात पर सभी रिश्तेदार और मासी, चाचा जी, बुआ आदि सब इकट्ठे हो गए थे। कोई भी वृंदा को वापस भेजने की इस बात पर तैयार नहीं थे। हम बहू को मायके नहीं भेजेंगे, ये हमारा अंतिम निर्णय है। चाचा जी बोले। क्यों? हम बहू को चादर डालेंगे। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। वृंदा के पापा तिलमिलाकर उठ गए। आपको क्यों ऐतराज है? आप निश्चिंत रहिए, कोई शादीशुदा चादर नहीं डालेगा। हमारे 4 लड़के कुंवारे हैं। वारे ना होते तो आपका ऐतराज बनता था, पर 2 लड़के इनके हैं और 2 हमारे। कोई एक अपने नाम की चादर डाल देगा, पर हम हमारी बहू को मायके नहीं भेजेंगे। यही हमारा रिवाज है। चाचा जी ने साफ शब्दों में वृंदा को मायके भेजने से इनकार कर दिया। क्या कह रहे हैं आप लोग? कौन से रीति रिवाज? सब पुराने हो चुके हैं। अभी क्या वृंदा खुद को इतनी जल्दी संभाल पाएगी? और हम नहीं चाहते कि वृंदा ऐसा जीवन जिए। हाँ, यदि आपको किसी लड़के के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह करना है तो कीजिए। चादर डालने की इजाजत हम किसी हाल नहीं देंगे। वृंदा के पिता ने 2 टूक शब्दों में कहा। चादर डालना विवाह ही होता है। कल को लड़के की नियत फिर गई तो? ये तो भविष्य की बात है। अधिकतर मामलों में लड़का दूसरा विवाह नहीं करता, और कल क्या होगा? क्या नहीं इसमें इतना नहीं सोचा जाता? पर हम अपनी बहू मायके नहीं भेजेंगे, हम खुद देख लेंगे क्या करना है। कहकर उन्होंने वृंदा के पापा को चुप करा दिया, तो वे भी ज्यादा विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि अपने रिवाज के आगे वो भी बेबस थे, तो वापस चले गए। वृंदा ने ये सब सुना तो जैसे बिजली गिरी। पहले ही पंकज के जाने के गम क्या कम था, जो एक और पहाड़ उस पर तोड़ रहे हैं। पंकज के जाने का गम पहले ही उसकी सांसों की डोर तोड़ने पर आमादा था। अब ये क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसे कुछ दिन पंकज की यादों के साथ मातम भी नहीं मनाने दिया जा रहा, और जबरदस्ती उसको फिर से किसी के साथ बांधा जा रहा है। बाऊजी भी इस मामले में ज्यादा ना नुकुर नहीं करते, क्योंकि उनमें ये रिवाज पहले से चला आ रहा है।
बड़े बेटे की मृत्यु हो जाए तो दूसरा शादीशुदा हो, या नहीं उसे भाई की पत्नी को भी चादर ओढ़ाना, जो एक रस्म होती है, वो करके अपनाना पड़ता है। कभी यह लड़के की मर्जी से हो जाता है, पर कई बार जब लड़के की मर्जी नहीं होती तो रिश्तेदारों के दबाव के आगे लड़के को झुकाया जाता है। उसकी मर्जी हो या ना हो उसे चादर ओढ़ानी पड़ती है। बाऊजी को भी इस रिवाज से दिक्कत नहीं, बल्कि नीरव के लिए कोई और लड़की ढूंढने से अच्छा वृंदा ही इस घर को संभाल लेगी। उससे लगाव भी हो गया है, पर उनकी समस्या ये है कि नीरव अभी 25 साल का नहीं हुआ, इसलिए वह ब्रह्मचर्य व्रत और अखाड़े के नियम से बंधा है, और कमल अभी छोटा है। उन्होंने ये समस्या बताई तो चाचा जी और मासी अपने बड़े बेटे से, जो अभी अविवाहित ही था, वृंदा को चादर ओढ़ाने की अनुमति मांगते हैं, क्योंकि वृंदा अभी कम उम्र है, दिखने में भी सुंदर है उन्हें भी और लड़के को भी, इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर बाऊजी नहीं चाहते कि वृंदा उनके घर से चली जाए। इसलिए सब कुछ बहुत उलझ सा गया है। ये परंपरा उनके गांवों में पहले से चली आ रही है, ताकि कम उम्र में विधवा हुई लड़की वैधव्य का जीवन ना जिए। इसलिए 13 दिन के बाद जितनी जल्द हो उसको दूसरे की नाम की चादर ओढ़ा देते हैं, पर ये पूर्ण विवाह होता भी है, और नहीं भी लड़के को छूट दी जाती है कि अगर वह चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है, उस पर रोक नहीं होती, पर इससे विधवा हुई लड़की को सहारा मिल जाता है। ये सब वृंदा के भले का सोचकर किया जा रहा है, पर सब बहुत जल्दी में हो रहा है, और इस सब में जो अनदेखा किया जा रहा है वो है वृंदा का दुख, उसके आंसू और उसकी मर्जी। भगवान ने तो पंकज को उससे छीनकर अत्याचार कर ही दिया है। वह उसकी यादों में ही जीवन बिताने को तैयार है, पर ये बाकी लोग रिवाज के नाम पर उसका वो हक भी छीन रहे हैं। वह तो अभी पंकज के नाम उसकी यादों को खुद से दूर नहीं करना चाहती, तो किसी और को इतनी जल्दी कैसे अपना लेगी? उसकी मनःस्थिति क्या होगी जिसने अपना प्यार, अपना पति खोया है? पर जैसे विवाह के समय उसकी इच्छा नहीं पूछी गई, अब भी किसी को मतलब नहीं कि वृंदा क्या चाहती है। सबको बस अपनी पड़ी है। कोई वृंदा की मनःस्थिति को नहीं समझना चाहते कि क्या वह इतनी जल्दी पंकज को भूलकर किसी और को अपना सकती है, पर रिवाज है कहकर सब चुप हैं। चाहते तो बाऊजी भी नहीं कि वृंदा इस घर से जाए, पर उसके लिए नीरव से बात करनी पड़ेगी। पर क्या वह पहलवान जी के अखाड़े को छोड़ने की कीमत पर वृंदा को चादर ओढ़ाने तैयार होगा? क्योंकि पहलवान जी का अखाड़ा छोड़ने का मतलब है पहलवानी छोड़ना, अपना सपना छोड़ना। क्या वह राजी होगा? ना राजी हुआ तो क्या वृंदा हमेशा के लिए दूसरे घर चली जाएगी? काफी सोच विचार कर आखिर बाऊजी नीरव से बात करने का पक्का मन बना लेते हैं। रात का समय था। नीरव अपने कमरे में बेड में लेटा हुआ था। घर के बाकी सदस्यों की तरह उसके दुख का भी कोई अंत नहीं। पंकज सिर्फ बड़ा भाई नहीं था, माँ के बाद किसी से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो पंकज ही था। उसके जाने से एक बार फिर वही दर्द उभर आया है जो माँ के जाने से हुआ है। सबके सामने अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, तो अब ऐसे ही अकेले पड़ा छत घूर रहा था। बाऊजी आए तो अरे पापा आप कहकर उठकर बैठ गया, तो वे भी उसके पास आकर बैठ गए। कुछ सूझ नहीं रहा क्या बोले, शून्य को ताकने लगे। बोलिए पापा, कुछ कहना है? उन्हें चुप देख वो धीमे से बोला। उन्होंने हाँ में मुश्किल से गर्दन हिलाई। उम्र तो पहले भी हो रही होगी, पर पहले बूढ़े नहीं लगते थे, पर अब अचानक से ज्यादा ही कमजोर और बूढ़े नजर आने लगे हैं। जवान बेटा चला गया है, बूढ़े बाप के कंधे दुख से और अधिक झुक गए हैं, तो उनके दुख का अनुमान कोई या लगाए, पर जो चला गया है उस पर अपना बस नहीं, पर जो है वो तो बचा कर रखे, तो हिम्मत जुटाई। हाँ, मैं चाहता हूँ बहू इसी घर में रहे। पापा क्या कह रहे हैं? नीरव को जैसे झटका लगा। हाँ, जो आप चाहते हैं वो ये संभव नहीं। बहू का तो सोचो। उसकी आंखों में देख बोले। मासी बना रही है, उनको बहू तो क्या दिक्कत है? मुझ में और नितिन में कोई फर्क नहीं है। नितिन भी अपना भाई है और वह भी अपना ही घर है। दिक्कत मुझे है, इस घर को है। ये फिर से बिना औरत का हो जाएगा। तेरा अभी कुछ पता नहीं कब शादी करेगा कि नहीं, तब तक मैं जीवित रहूंगा भी कि नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, और हम लोग जैसे पहले रहते थे अब भी रह लेंगे। अब मेरे बूढ़े कंधों में जान नहीं रही तो क्या चाहते हैं? पहलवानी छोड़ दूं? वो सब मुझे नहीं पता, बस मैं ये चाहता हूँ
बहू इसी घर में रहे। नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। मेरे लिए पहलवानी छोड़ना जिंदगी छोड़ने के समान है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा। और उनसे पूछा किसी ने कि वो क्या चाहती है। मेरी मानो आप उन्हें उनके घर वापस भेज दो। ऐसे किसी से जबरदस्ती के रिश्ते में बांधने से अच्छा वो बाद में अपना फैसला खुद कर सकती है। चादर डालना हमारा रिवाज है, वो हमारे घर की इज्जत है, जिसे बनाए रखना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है। वापस भेजकर हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। कैसा रिवाज पापा, ये सब पुराना हो गया है, अब कोई नहीं मानता ये सब। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उनको जबरदस्ती के रिश्ते में बांधा जा रहा है। उनसे पूछा किसी ने कि वो क्या चाहती है। अगर वृंदा कहे कि उसे तेरे चादर डालने पर ऐतराज नहीं तो क्या तू मान जाएगा? बाऊजी ने उसका मन टटोला। क्या कह रहे हैं ये पापा? वो मुझे क्यों हाँ कहेगी? आपको मेरा नेचर पता है और उसे भी। कोई मेरे साथ नहीं रह सकता, ना मैं किसी के साथ रह सकता, और मैं खुद भी ये सब जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूँ। अभी तो तुझ पर अखाड़े के प्रतिबंध थे। वो पंकज की ब्याहता थी तो तूने उसे उस नजर से नहीं देखा, इसलिए गुस्सा आता था। पर अब जब पंकज उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया है तो तू अपने भाई की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अगर वो इस दुनिया में नहीं तो तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तू इस घर को संभाले, और वृंदा को भी। बाऊजी भावुक होकर बोले, आपको रिवाज के नाम पर उनको चादर डलवानी ही है तो डाल रहा है ना नितिन, तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं वृंदा को इस घर में अपनी बेटी बनाकर अपनी जिम्मेदारी पर लाया था, और अब दूसरे घर में उसके साथ ना जाने कैसा व्यवहार हो, उसे वो अधिकार मिलेंगे कि नहीं। अपनी मासी के स्वभाव से तो तू भी अनजान नहीं, कहीं वृंदा के साथ गलत बर्ताव ना करे। बाऊजी ने चिंता जताई। आप बेवजह चिंतित हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो। मासी ने ऐसे कुछ करना होता तो वो ये सब करने के लिए राजी क्यों होते? किसी ने उन पर जबरदस्ती नहीं कि वो राजी खुशी से सब कर रही हैं, और वो घर अलग नहीं है, हमारा ही घर है। जब भी आपका मन करे उनसे मिलने तो वहाँ चले जा करना, नीरव बोला। बाऊजी ने काफी समझाया पर जब नीरव ना माना तो वे भी निराश हो गए। बस आज का दिन शेष था। कल मासी और चाचाजी नितिन से वृंदा को चुन्नी चढ़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। वृंदा को जब बताया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वह इस रस्म को नहीं मानेगी, न किसी को अपनाएगी। उससे तो उसके पति के घर में रहने का अधिकार भी छीना जा रहा था। वो इस घर में पंकज की दुल्हन बनकर आई थी तो यही रहना चाहती है, पर उसकी बात ससुराल वालों के साथ साथ अब अपने मायके वाले भी नहीं सुन रहे। जैसे वो जीती जागती इंसान नहीं, एक गाय हो जिसे एक खूंटे से लाकर यहाँ बांध दिया गया, और अब सबने खुद ही फैसला कर लिया दूसरे खूंटे में बांधने भेजा जा रहा है। वो बहुत दुखी है पर उसका विरोध सबकी मर्जी के आगे दबकर रह गया है। वृंदा के पापा ने चाचा जी के सामने अपनी चिंता रखी कि वे वृंदा को नितिन की ब्याहता बनाकर पूरे रीति रिवाज से शादी कर लें, ताकि उन्हें उसके भविष्य की कोई चिंता न रहे। तो वे मान गए कि अभी तो ये नहीं हो सकता तो चुन्नी ओढ़ाकर ले जाएंगे, पर घर ले जाकर जितना संभव होगा पूरे विधि विधान से शादी करेंगे, ताकि उनके मन में लड़के की दूसरी शादी को लेकर जो शंका है वो मिट जाए। तो अब वृंदा के पापा भी उसकी कोई दलील नहीं सुन रहे। पंकज तो चला गया, उसकी यादों से वृंदा जितनी जल्दी बाहर आए उतना अच्छा है, और ये सब शादी के बाद ही हो सकता है। नया घर, नई जिम्मेदारी पड़ेगी तो पंकज को जल्दी भूल जाएगी। यहाँ रही तो उन्हें भी उसकी चिंता रहेगी, और वह उसकी याद में आंसू बहाती रहेगी, न उसे भूल पाएगी। वैसे भी पहले के लोगों की गई गलतियों की सजा नई पीढ़ी को भुगतनी पड़ रही है। लड़का होने की इच्छा में लड़कियों की बलि लेने वाले इन इलाकों में अब उसका असर इस रूप में दिखता है कि हर 3 में से एक लड़का कुंवारा रह जाता है, क्योंकि उसके लिए लड़की ही नहीं मिलती है। परिणाम स्वरूप ही रिमैरिज को स्वीकार करने में लोगों को अधिक परहेज नहीं होता, और अपने परिवार की बहू को इज्जत और जिम्मेदारी समझ अपना लिया जाता है। मासी को भी वृंदा को बहू के रूप में अपनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए सब कुछ फाइनल हो गया है। घर का माहौल बड़ा भारी सा ही है। आज घर में सिर्फ बाऊजी, कमल और नीरव ही थे, बाकी लोग कल आएंगे। खाना बना जरूर पर निवाला गले किसी के नहीं उतरा। वृंदा के तो आंसू नहीं रुक रहे।
वह पंकज का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर उसे मजबूर किया जा रहा है। बाऊजी और कमल बाहर खाट पर बैठे थे और नीरव अपने कमरे में। पापा, कमल बोला। हाँ बोल, क्या घर में चूहे ज्यादा हो गए हैं? क्यों पूछा रहा है? भाभी कह रही थी कि चूहे हो रहे हैं। चूहे मारने की दवाई मंगाई तो मैं उनको दे आया। कमल ने जैसे ही बोला तो बाऊजी खाट से उठ खड़े हुए और आवेश में आकर बोले, बेवकूफ, क्या किया तूने? पहले क्यों नहीं बताया? वे वृंदा के कमरे की तरफ लपके। देखा तो वृंदा दवाई की पुड़िया मुंह में डालने को हो रही थी। क्षण भर की देर होती तो वह पुड़िया निगल चुकी होती। उन्होंने जोर का हाथ मारा और वह नीचे बिखर गई। बावली हो गई है क्या? ये क्या कर रही थी? आत्महत्या कर रही थी। बाऊजी ने उसे गुस्से से डांटा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी तो बाऊजी और कमल में रोने लगे। क्यों कर रही है ऐसा? मुझसे मेरे पति के घर में रहने का अधिकार छीना जा रहा है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ पंकज जी की यादें हैं और मुझे जबरदस्ती किसी और के साथ बांधा जा रहा है। बोल दिया मैंने कि मैं पंकज जी की यादों के साथ जीवन काट लूंगी, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा। एक अत्याचार मुझ पर भगवान ने किया, दूसरा आप लोग कर रहे हैं, तो क्या करूँ? वैसे जिंदगी जीने से अच्छा मैं मर जाऊँ। ऐसे धीर नहीं खोते, सब ठीक हो जाएगा, वो भी अपना ही घर है। और तेरा जब मन करे यहाँ चली आना। बाऊजी ने उसे समझाना चाहा। किस हक से आऊंगी? बाऊजी, किस हक से, जिसे छीनकर आप किसी और को दे रहे हैं? प्लीज बाऊजी, ये सब रोक दीजिए। अगर ये हुआ तो मैं मर जाऊंगी। आप क्या हर समय मेरे साथ रहेंगे? मैं वहाँ जाकर ऐसे कर लूंगी। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी तो कमल और बाऊजी भी जार जार रो रहे थे। वे उसके सिर पर हाथ फेरते बोले, नहीं बहू, ऐसा नहीं है। इस घर से तेरा रिश्ता हमेशा रहेगा, पर ये सब तेरे भले के लिए ही किया जा रहा है। अभी तेरे सामने पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, जो पंकज की यादों के सहारे अकेले नहीं कटेगी। कोई तो चाहिए जो तेरा सुख दुख बांटे, बात करे, बात समझे। अकेला जीवन बड़ा मुश्किल है। हम सबने जो फैसला लिया है, तेरे भले के लिए ही लिया है। जाने वाला जा चुका है, अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं बाऊजी, मैं रह लूंगी, बस आप ये सब रुकवा दीजिए। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये रुकवा दीजिए, वरना मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा। वृंदा की आंखें लाल हो रही थी। ऐसे नहीं कहते, नितिन भी अच्छा लड़का है, वहाँ भी तुझे कमी नहीं होगी। बाऊजी उसे हिम्मत जरूर बंधा रहे थे, पर खुद की हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि वृंदा का रोना उनके सीने पर नस्तर चला रहा था। क्या तू इस घर में रहना चाहती है? हाँ, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। आप खुद सोचो, अभी कुछ दिन भी नहीं हुए पंकज जी को गए हुए। मेरे दुख का अंदाजा है क्या आपको? अभी तो मेरे जीने की इच्छा नहीं हो रही, तो मैं कैसे किसी को अपना सकती हूँ? पर मुझे जबरदस्ती ये सब करने कहा जा रहा है। मैं किसी और को नहीं अपना सकती। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये चादर नहीं डाल रहे, मुझे आत्महत्या करने को कह रहे हैं। कहती वो फूट फूट कर रोने लगी। बाऊजी वृंदा को चुप करा रहे थे, तभी नजर कमरे के बाहर पड़ी। नीरव खड़ा था। शोर सुनकर वह भी आ गया था, पर वहाँ का माहौल देख सन्न था तो अंदर आने की हिम्मत न कर पाया। बाऊजी ने उसकी तरफ देखा और वृंदा से बोले, अगर नीरव तुझे चादर डाले तो तब तो तू इस घर में ही रहेगी। उसके चादर डालने से तुझे कोई ऐतराज तो नहीं होगा? तू नीरव को अपना लेगी? ये उन्होंने नीरव की तरफ देख कहा। मैं पंकज जी की जगह किसी को नहीं दूंगी। अगर मुझसे जबरदस्ती ये करने को कहा गया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दो, क्योंकि ये मेरे पति का घर है। यहाँ उनकी यादें हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। नीरव तुम्हें बस रिवाज के लिए चादर ओढ़ा देगा, तब तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार मिल जाएगा। तुम पर उसे अपनाने की जबरदस्ती नहीं होगी, ना नीरव पर होगी, पर उससे ये होगा कि तुम यहाँ रह सकती हो। बाऊजी ये सब नीरव की तरफ देखकर कह रहे थे, ताकि वह भी सुन ले। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।